हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का 10,000 वर्ड की एक और नई वीडियो में। तो जैसा कि हम लोगों ने लास्ट एपिसोड में देखा था, मिस यू जिंग जो कि जुआन युआन यूनिवर्स की गार्डियन थी, पर यूनिवर्स की गार्डियन होने के साथ साथ वो लिनफेंग की बड़ी बहन भी थी। इसलिए वो वहाँ पे एक बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेते हुए लिनफेंग और उसके साथियों को बचाकर एक डिवाइन रियलम के अंदर पहुंच जाती है, जहाँ पे वो लिनफेंग से कहती है कि आगे आने वाली मुसीबतों का सामना करने के लिए तुम्हें खुद को और भी ज्यादा ताकतवर बनाना होगा और इस डिवाइन वे को पार करके तुम खुद को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। हालांकि ये था तो एक बहुत ज्यादा मुश्किल फैसला, पर खुद को ताकतवर बनाने के लिए लिनफेंग डिवाइन वे की तरफ निकल चुका था, जबकि पीछे की तरफ हमने देखा था कि मिस यू जिंग को यह भी जानने को मिला था कि मिस क्यानिंग वू फैमिली को उसका अगला वारिस देने वाली है, जो जानकर तो मिस यू जिंग वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी। जिसके बाद यहीं से हमारे अगले एपिसोड की शुरुआत होती है। तो अगले एपिसोड की शुरुआत में भी हमें बिल्कुल उसी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे मिस यू जिंग मिस क्यानिंग से सवाल करते हुए पूछती है, तुम्हारे पेट में लिनफेंग का बच्चा है, क्या ये बात लिनफेंग जानता है? जिसपे मिस क्यानिंग थोड़ा उदास होकर ना में अपना सर हिला देती है, जिसपे मिस यू जिंग उससे कहती है, तो अभी तक तुमने उसे बताया क्यों नहीं? क्या अभी हम उसे बता दें? जिसपे मिस क्यानिंग जल्दी से उसे वहाँ पे रुकते हुए कहती है, नहीं नहीं, अभी उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी ये मेरा अपना मैटर है, तो मैं इसे अकेले ही संभाल लूंगी। जिसपे मिस यू जिंग थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है, तुम ऑलरेडी एक बच्चे को जन्म देने वाली हो और बच्चे को जन्म देना सिर्फ एक लड़के या लड़की का काम नहीं होता, ये हमेशा दो लोगों का मामला होता है। मिस यू जिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस क्यानिंग वहाँ पे उदास होकर अपना सर झुका लेती है, जो देखकर मिस यू जिंग वहाँ पे उससे कहती है, अब ये मत कहना कि तुम अकेली इस बच्चे को पालने का प्लान कर रही हो। मिस यू जिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस क्यानिंग वहाँ पे जल्दी सर बढ़ाते हुए कहती है, नहीं सीनियर, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं सोचा, जब टाइम आएगा तभी देखा जाएगा। मिस क्यानिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस यू जिंग के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है और वो मुस्कुराते हुए मिस क्यानिंग से कहती है, तो बताओ मुझे क्या मामला है? जिसपे मिस क्यानिंग थोड़ा हिचकिचाते हुए कहती है, वो सब बस एक हादसा था और वैसे भी लिनफेंग के पास ऑलरेडी एक वाइफ है और उस वाइफ से उसके 3 बच्चे भी हैं, तो मैं भला फिर उसकी जगह कैसे ले सकती हूँ? मैं नहीं चाहती मेरी वजह से किसी और का घर टूटे। और ये कहकर मिस क्यानिंग उदास होकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन मिस यू जिंग जल्दी से आगे बढ़कर उसका रास्ता रोकते हुए कहती है, अरे पगली, ये तुम क्या क्या सोच रही हो? ऐसा तो आम लोग सोचते हैं और तुम्हें तो अब तक पता चल ही गया होगा, मेरा भाई कोई आम इंसान नहीं है, मेरा छोटा भाई सुइरियन गॉड है और फ्यूचर में वो क्या बनने वाला है ये तुम तो क्या मैं भी नहीं बता सकती। तुम इतना समझ लो कि वो फ्यूचर में मुझसे भी ज्यादा बल्कि अपने पिता से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। तो ऐसे पावरफुल लोगों के लिए एक से ज्यादा बीवे रखना बहुत ज्यादा आम बात है। तुम मुझको ही देख लो, अभी मैं जितनी ज्यादा पावरफुल हूँ, अगर मैं चाहूँ तो एक साथ 10 शादियां कर सकती हूँ और कोई भी मेरे रास्ते में आने की हिम्मत नहीं करेगा। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं स्ट्रॉन्ग ही इतनी ज्यादा हूँ। लेकिन उसका इतना कहना था कि हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ का पूरा मौसम बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसकी ये बात सुप्रीम गार्डियन कोड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। इसलिए वो वहाँ पे हम वाली ट्रबुलेशन बनाते हुए थंडर लाइटनिंग करने लगा था, जो देखकर मिस यू जिंग भी वहाँ पे थोड़ा गुस्सा होते हुए सुप्रीम गार्डियन कोड को तिरछी नजरों से देखती है। लेकिन सुप्रीम गार्डियन कोड की तो ईगो हर्ट हो चुकी थी, उसे वहाँ पे गुस्सा आ रहा था कि उसके रहते भला उसकी बीवी किसी और के बारे में बात कैसे कर सकती है। खैर ये देखकर मिस यू जिंग उसे वहाँ पे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए मिस क्यानिंग से कहती है, चलो अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही, तुम अपने मैटर्स को खुद ही संभालो, पर क्योंकि तुम मेरे भतीजे को जन्म देने वाली हो तो इसलिए आंट होने के नाते मैं तुम्हें अपने पास से कुछ देना चाहती हूँ, क्योंकि तुम मेरे भाई के बेटे को जन्म देने वाली हो, यानी कि हमारी गू फैमिली का अगला वारिस। तो इस मामले में कंजूसी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और ये कहकर मिस यू जिंग वहाँ पे अपने पास से 2 कॉस्मिक लेवल की सोर्स को बाहर निकाल लेती है, जिससे वो वहाँ पे मिस क्यानिंग को दे पाती। उससे पहले ही हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे सुप्रीम गार्डियन गॉड और भी ज्यादा गुस्सा होने लगा था, जो देखकर मिस यू जिंग स्माइल करती हुई मिस क्यानिंग से कहती है, थोड़ी देर रुको, मैं जरा इसे संभाल लूं। और ये कहकर मिस यू जिंग ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए कहती है, अब क्या तुम सारा दिन यहीं पे रुक कर मुझे परेशान करने वाले हो? सारा दिन इसी तरह से शोर मचाते रहते हो, क्या तुम बोर नहीं हो जाते? क्या तुम बस गरज नहीं जानते हो? अगर हिम्मत है तो थोड़ी लाइटनिंग को भी रिलीज करके देखो, मैं भी तो देखूं तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो। मिस यू जिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि सुप्रीम गार्डियन गॉड को वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब तो वो गुस्से से वहाँ पे अपनी आंखें भी खोल लेता है। और जैसे वो वहाँ पे अपनी आंखें खोलता है तो हम देखते हैं कि वहाँ पे इतनी ज्यादा तेज लाइटिंग गिरती है कि वो पूरा का पूरा डिवाइन रियलम वहाँ पे हिलने लगा था। वहीं जैसे वो थंडर लाइटिंग आगे बढ़कर मिस यू जिंग के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है तो वो वहाँ पे उसी कॉस्मिक स्वॉर्ड को बीच में लाते हुए वो सारी थंडर एनर्जी को उस स्वॉर्ड के अंदर डिवोर कर लेती है। जिसके बाद मिस यू जिंग वहाँ पे उन दोनों कॉस्मिक लेवल की स्वॉर्ड्स को मिस क्यानिंग को देते हुए कहती है, इन दोनों स्वॉर्ड्स को मेरे भतीजे को देना। और ये कहकर वो वहाँ पे उन दोनों स्वॉर्ड्स को मिस क्यानिंग की तरफ बढ़ा देती है। जैसे जैसे मिस क्यानिंग वहाँ पे पकड़ती है तो उसके अंदर से निकलने वाले ऑरा को महसूस करके वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहती है, इन स्वॉर्ड्स के अंदर से तो कॉस्मिक लेवल को ऑरा निकल रहा है, यानी कि ये कॉस्मिक लेवल
लेवल की शॉट्स है, जिसपे मिस यूजिंग वहाँ पे मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये दोनों शॉट्स मेरे आने वाले भतीजों के लिए। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने पास एक और ट्रायर को बाहर निकालते हुए कहती है, तुम माँ बनने वाली हो, इसलिए तुम्हें भी तो एक तोहफा देना ही पड़ेगा ना। और ये कहकर वो वहाँ पे अपने पास से एक और टायर को बाहर निकाल कर उसे मिस कैनिंग को दिखाते हुए कहती है, ये तुम्हारे लिए। वहीं उस टायर से निकलने वाले ओरा को महसूस करके मिस कैनिंग वहाँ पे और भी ज्यादा हैरान होते हुए कहती है, इसका ओरा तो गुड लेवल के वेपन्स को भी सरपास कर रहा है। नहीं नहीं, माफ कीजिएगा, लेकिन मैं इतना ज्यादा खास तोहफा नहीं ले सकती, ये बहुत ही ज्यादा खास है, मुझे नहीं लगता इसे लेना सही फैसला होगा। इस पे मिस यूजिंग खुद वहाँ पे आगे बढ़कर उसे वो टायर पहनाते हुए कहती है, अरे तुम गू फैमिली की अगले वारिस को जन्म देने वाली हो, तो इस समय कंजूसी करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और ये कहकर जैसे मिस यूजिंग उसे वहाँ पे एम्पर गोल्ड लेवल का कड़ा पहनाती है, तो वो खुद बखुद ही मिस कैनिंग के साइज का हो जाता है, जो देखकर मिस कैनिंग भी वहाँ पे मुस्कुराते हुए मिस यूजिंग का शुक्रिया अदा करती है। लेकिन वो अभी तक भी वहाँ पे मिस यूजिंग को सीनियर सीनियर कहकर बुला रही थी, इसलिए मिस यूजिंग वहाँ पे थोड़ा गुस्सा होते हुए कहती है, ये तुमने सीनियर सीनियर क्या लगा रखा है, मैं लिन फेंग की क्या हूँ। मिस यूजिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस कैनिंग को भी वहाँ पे अपनी गलती का एहसास होता है, और वो थोड़ा नर्वस होते हुए कहती है, माफ कीजिएगा, मैं भी आपसे आपको सिस्टर कहकर ही बुलाऊंगी। जिसपे मिस यूजिंग वहाँ पे खुश होते हुए कहती है, हाँ ये हुई ना बात है। और ये कहकर मिस यूजिंग वहाँ पे आगे बढ़कर उसे पकड़ते हुए कहती है, अब क्योंकि तुमने मुझे सिस्टर कहा है, तो तुम्हारी सिस्टर होने के नाते मेरा फर्ज है तुम्हें कुछ हाई लेवल की कल्टीवेशन टेक्निक सिखाना, ताकि अगर फ्यूचर में तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आती है तो तुम उसे खुद संभाल सको। और हाँ, अगर कल्टीवेशन के दौरान तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है तो तुम बिला झिझक मुझे उसके बारे में बता देना। जिसपे मिस यूजिंग भी वहाँ पे नर्वस होते हुए हाँ में अपना सर हिला देती है। वहीं शाओटियान जो कि दूर से ही खड़ा होकर वहाँ पे सब कुछ देख रहा था, वो भी वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहता है, प्रिंसेस कैनिंग को तो मजे ही मजे हो गए, अगर मैं भी किसी तरह से खुद को मिस यूजिंग की नजरों में अच्छा साबित कर देता हूँ तो मेरे ऊपर भी ऐसे पावरफुल ट्रेस की बारिश होगी। और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे बहुत ही कूल तरीके के साथ आगे बढ़कर मिस यूजिंग को इम्प्रेस करने के लिए जाने लगा था। पर मिस यूजिंग को तो वहाँ पे दूर से ही एहसास हो जाता है कि ये शाओटियान उसकी तरफ क्यों आ रहा है, इसलिए वो अपनी आंखों के इशारे से अपनी डिवाइन टनल लाइटिंग एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए शाओटियान के ऊपर अटैक करके उसे दोबारा से वहाँ पे पीछे की तरफ फेंक देती है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं, जो कि एक डिवाइन पैलेस के अंदर आकर अपनी कल्टीवेशन कर रहा था। और जैसे जैसे वो वहाँ पे बैठे हुए अपनी कल्टीवेशन में आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे हम देखते हैं कि उसकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था, जो कि समय गुजरने के साथ साथ इतना ज्यादा बढ़ गया था कि हम देखते हैं कि उसने पूरे की पूरी डिवाइन मेंशन को वहाँ पे कवर कर लिया था। तभी थंडर ड्रैगन वहाँ पे बाहर आते हुए कहता है, ये क्योस पल तो एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ट्रायर है, अगर तुम हेवनली डेवलास को अच्छी तरह से समझ लेते हो और उनका इस्तेमाल करते हुए इस पल को रिफाइन करते हो, तो तुम इतने ज्यादा पावरफुल बन सकते हो कि उसकी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए तुम खुद से एक स्मॉल वर्ल्ड को क्रिएट कर पाओगे। और वैसे भी अगर तुम इस पल को रिफाइन कर लेते हो तो फिर भी तुम इसका इस्तेमाल करते हुए इसे एक स्मॉल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। है ना ये कमाल की बात है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग जो कि अभी तक वहाँ पे अपनी कल्टीवेशन कर रहा था, वो भी वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए कहता है, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि ये पल भी बिल्कुल द क्रिएशन ऑफ जेडिस की तरह का है। लिन फेंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे हमें अपना सर हिलाते हुए कहता है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस पल की पावर कहीं से भी द क्रिएशन ऑफ जेडिस से कम नहीं है। और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो ये है कि ये भी द क्रिएशन ऑफ जेडिस की तरह तुम्हारी ग्रोथ के साथ ही पावरफुल होता जाएगा, यानी कि जितना ज्यादा तुम खुद को पावरफुल बनाओगे, ये क्योस पल भी उतना ही ज्यादा पावरफुल बनता जाएगा। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे अपने हाथ में एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए कहता है, आगे आने वाला वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है, तो उससे लड़ने के लिए मुझे जितना जल्दी हो सके खुद को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, ताकि जब वो मुसीबत आए तो मैं अपने प्यारों की हिफाजत कर सकूं। और ये कहकर लिन फेंग वहाँ पे एक भी पल साया किए बगैर दोबारा से अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पे एंट्री होती है शाओटियान की, जो कि सीधा वहाँ पे मेंशन के अंदर आते हुए कहता है, मास्टर आपने तो आते साथ ही यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन स्टार्ट कर दी, मेरे ख्याल से तो अब हम लोगों को कल्टीवेशन करके अपना टाइम जाया नहीं करना चाहिए। अब हमारे साथ है सीनियर सिस्टर यूजिंग, और उनकी ताकत क्या है ये तो आपने देख ही लिया होगा। और ये कहकर शाओटियान वहाँ पे थंडर ड्रैगन के सामने फ्लेक्स करते हुए कहता है, ड्रैगन मैंने तो डिसाइड किया है मैं सीनियर सिस्टर के साथ ही रहूंगा, क्योंकि जब तक मैं उसके साथ रहूंगा कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे थोड़ा गुस्सा होते हुए कहता है, और अगर अगली बार हमारा मुकाबला किसी खतरनाक दुश्मन के साथ हो गया और उस समय में यूजिंग भी हमें बचाने के लिए ना आ पाई तो फिर हम लोग क्या करेंगे। जिस पे शाओटियान भी वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, अब तुम मेरे सारे प्लान को बर्बाद मत करो, मैं इसी तरह से लेजी ही रहना चाहता हूँ। और क्या तुम भूल गए मैं हमारे पिंक टियान क्लैन का थर्ड यंग मास्टर हूँ, रेस के अंदर ग्रेट एम्परर बनने का टैलेंट है, तो फिर भला मैं बेकार की मेहनत क्यों करूंगा, अगर मैं चाहूँ तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके ही खतरनाक से खतरनाक दुश्मन को भी जान से मार सकता हूँ। शाओटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन भी वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम किसी को जान से मारोगे जो कि हर बार मुसीबत आने के बाद लिन फेंग के पीछे जाके छुप जाता है, और वैसे भी तुम तो इतनी ज्यादा बेकार हो, तुमने अभी तक सिर्फ एक ही टेक्निक को सीखा है, उसके अलावा तुम्हें आता ही क्या है। थंडर ड्रैगन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि शाओटियान भी वहाँ पे आगे बढ़कर गुस्सा होते हुए कहता है, तो क्या हो गया, अगर मैंने सिर्फ एक ही अटैक को सीखा है तो मेरा वो एक अटैक ही सबके ऊपर भारी है, और ऊपर से ये मेरी बॉडी किसी शील्ड की तरह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और
मेरे ये ब्लैक विंग से किसी आयरन की तरह काम करते हैं और मेरे हर एक पंख के अंदर डिवाइन एनर्जी मौजूद है, जिसे अगर मैं एरो की तरह किसी के ऊपर भी थ्रो करूं तो वो उसी से मैं मारा जाएगा। और अगर मैं इंडोरेंस की बात करूं तो उसमें तो कोई मेरा मुकाबला कर ही नहीं सकता। तो इतना सब कुछ मेरे पास होने के बाद मेरा क्या दिमाग खराब है जो मैं बेकार की मेहनत करूं? इसलिए तुम अपना मुंह बंद रखो और अपने काम से काम रखो। और अभी थोड़ी देर पहले तुमने क्या कहा था कि मैं बेकार हूँ? हर बार मुसीबत आने के बाद मैं लिन फेंग के पीछे जाके छुप जाता हूँ। अरे कम से कम मैं मुकाबला करने के लिए बाहर तो आता हूँ, तुम्हारी तरह तो नहीं हूँ। जब भी मास्टर मुसीबत में होते हैं तुम कह देते हो कि मुझे नींद आई है, सीधा सीधा उस समय क्यों नहीं कह देते कि तुम भी उस दुश्मन का मुकाबला करने से डर रहे हो? बस हम दोनों में फर्क इतना ही है। मैं सीधा सीधा जाहिर कर देता हूँ कि मुझे डर लग रहा है, जबकि तुम अपनी नींद का बहाना बना लेते हो। क्या समझे? अब बेचारे शाउटियान ने वहाँ पे फ्लो में ये सब कह तो दिया था, लेकिन जब वो पलट कर वहाँ पे पीछे की तरफ देखता है तो थंडर ड्रैगन तो वहाँ पे गुस्से से आग बबूला हो गया था, जो देखकर शाउटियान वहाँ पे घबराते हुए कहता है, ड्रैगन तुम्हें क्या हो गया? तुम इतने ज्यादा गुस्से में क्यों दिखाई दे रहे हो? शाउटियान की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि थंडर ड्रैगन वहाँ पे एक जोरदार दहाड़ मारता है, जिसे सुनकर शाउटियान वहाँ पे घबराते हुए कहता है, अरे माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था। और ये कहकर शाउटियान हमेशा की तरफ वहाँ पे वापस से भागते हुए सीधा लिन फेंग के पीछे जाके छुप जाता है, जो देखकर थंडर ड्रैगन वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहने लगा था, अब चुप क्यों गए? सामने आकर मेरा मुकाबला करो। जिस पे शाउटियान वहाँ पे अपना सर पकड़ते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं दोबारा ऐसा कभी कुछ भी नहीं करूंगा। लेकिन अभी शाउटियान वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि एंसरटैपिंग भी वहाँ पे बाहर आ जाते हैं, जहाँ पे उनके साथ उनका हेवनली कैलिड्रॉन भी मौजूद था। वहीं एंसरटैपिंग को देखकर हम देखते हैं कि शाउटियान जल्दी से वहाँ पे उसके पास जाते हुए कहता है, एंसेस्टर प्लीज मुझे बचा लो, वरना ये ड्रैगन आज मुझे कच्चा चबा जाएगा। लेकिन एंसरटैपिंग भी उसे वहाँ पे किक मारते हुए उसे वहाँ पे हेवनली कैलिड्रॉन की तरफ फेंक देते हैं, जो देखकर शाउटियान वहाँ पे गुस्सा होते हुए हेवनली कैलिड्रॉन से कहता है, अब बस तुम ही बचे थे मुझे डराने के लिए, पर ये मत सोचना कि उन दोनों की तरह मैं तुमसे भी डर जाऊंगा। और ये कहकर शाउटियान वहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हेवनली कैलिड्रॉन के ऊपर एक बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है, जिसे वो कैलिड्रॉन भी वहाँ पे रिफाइन करना शुरू कर देता है। और जैसे जैसे वो शाउटियान की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिफाइन कर रहा था, वैसे वैसे ही हम देखते हैं कि उस कैलिड्रॉन का साइज भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा था, जिसके साइज को बढ़ते हुए देखकर तो शाउटियान की वहाँ पे एक बार फिर से फटना शुरू हो जाती है। और तभी वो कैलिड्रॉन आगे बढ़कर उसके ऊपर हमला करते हुए उसे वहीं पे दबा देता है। और उन सभी को वहाँ पे इस तरह से आपस में लड़ते हुए देखकर लिन फेंग, जो कि अभी तक वहाँ पे बैठा हुआ अपनी कल्टीवेशन कर रहा था, वो भी वहाँ पे अपनी आंखें खोलते हुए नाम अपना सर हिलाने लगा था कि ये लोग कभी नहीं सुधरने वाले। उसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोग मिस कियानिन को देखते हैं, जो कि मिस यूजिंग के बनाए हुए एक लोटस फ्लावर के अंदर बैठकर अपनी कल्टीवेशन कर रही थी। और साथ ही साथ मिस यूजिंग ने उसे जो नई टेक्निक सिखाई थी वो उसे भी प्रैक्टिस कर रही थी, जिसके चलते हम देखते हैं कि वहाँ पे उसकी बॉडी से काफी ज्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल ऑरा रिलीज होने लगा था। वहीं जब वो अपनी कल्टीवेशन को पूरा कर लेती है तो वो लोटस फ्लावर खुद ब खुद ही वहाँ पे खुल जाता है, जिसके ओपन होते साथ ही मिस कियानिन एक बहुत ही कूल तरीके की एंट्री लेते हुए उसके अंदर से बाहर आ जाती है, जहाँ पे बाहर आते साथ ही वो वहाँ पे एक्साइटेड होते हुए कहती है, फाइनली अब मेरा कल्टीवेशन लेवल भी गॉड किंग रियलम तक पहुंच चुका है, जिसका मतलब है कि अब यहाँ से मेरा जाने का समय हो चुका है। लेकिन ये कहकर मिस कियानिन वहाँ से जा पाती उससे पहले हम देखते हैं कि मिस यूजिंग वहाँ पे उसके पास आते हुए कहती है, क्या तुम ऐसे ही चली जाओगी? लिन फेंग को गुड बाय भी नहीं करोगी? जिस पे मिस कियानिन उदास होकर जवाब देते हुए कहती है, अगर मैंने दोबारा लिन फेंग से मिल लिया तो फिर उससे अलविदा होना मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए यही बेहतर रहेगा कि मैं उससे मिले बगैर ही चली जाऊं। मिस कियानिन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस यूजिंग भी वहाँ पे एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहती है, तुम और तुम्हारा प्यार चलो भूल जाओ, मैं तुम्हारे साथ आती हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारी अगली मंजिल पे छोड़ सकूं। और ये कहकर वो जल्दी से वहाँ पे अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करके एक वॉइड गेट पोर्टल को ओपन करते हुए मिस कियानिन को लेकर सीधा उसके अंदर चली जाती है। जिसके जाते ही हम देखते हैं कि अचानक से लिन फेंग, जो कि अभी तक अपनी कल्टीवेशन कर रहा था, उसकी आंखें खुल जाती हैं, क्योंकि अचानक से उसे वहाँ पे काफी ज्यादा अजीब फील हो रहा था। लेकिन अजीब बात ये थी कि हम देखते हैं कि लिन फेंग वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था। इवन गुस्से की वजह से उसकी आंखों से भी स्पिरिचुअल एनर्जी के अंगारे निकलने लगे थे। जिसके बाद सीन चेंज होता है और हम लोगों को एम्परर चियू के ठिकाने का सीन दिखाया जाता है, जो कि मिस यूजिंग से आने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में दिखाई दे रहा था और अपनी कल्टीवेशन करते हुए खुद को वहाँ पे और भी ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा था। ये थी एम्परर चियू डार्क कोड की ट्रू बॉडी, जो कि ऑलरेडी हाफ स्टेप इमोर्टल रियलम में पहुंच चुका था। और जैसे उसे वहाँ पे एहसास होता है कि उसकी भेजी हुई मास्टर सोल बॉडी अपने प्लान में नाकाम हो चुकी है, तो वो गुस्सा होकर वहाँ पे चिल्लाते हुए कहने लगा था, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है, भला एक बार फिर से मैं अपने प्लान में नाकाम कैसे हो सकता हूँ? ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, इसे मैंने कैसे मिस कर दिया? और ये कहते कहते ही हम देखते हैं कि एम्परर चियू को वहाँ पे अचानक से शाउटियान की याद आती है, जिसे याद करके वो वहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उस घटिया पंछी को तो मैं जिंदा नहीं छोड़ने वाला। इसी बीच हम लोग वहाँ पे एक सुप्रीम रियलम के ब्लैक टाइगर को भी देखते हैं, जो कि डार्क टाइगर लॉर्ड के नाम से मशहूर था। वो वहाँ पे एम्परर चियू का गुस्सा शांत करने के लिए उसे कहता है, मास्टर उसे तो हम कभी बाद में देख लेंगे। लेकिन उसका इतना कहना था कि हम देखते हैं कि एम्परर चियू उसे गले से पकड़कर सीधा वहाँ पे अपने पास बुलाते हुए कहता है, क्या कहा तुमने? अगर तुमने दोबारा मेरी बात के बीच में कुछ भी बोला तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। और ये कहकर एम्परर चियू वहाँ पे उसे उठाकर दोबारा से पीछे की तरफ फेंक देता है, जो देखकर टाइगर लॉर्ड भी जल्दी से वहाँ पे उसके सामने अपना सर झुकाकर उससे माफी मांगने लगा था। और जैसे वो वहाँ से जाने लगता है तो एम्परर चियू उसे वहाँ पे रुकते हुए कहता है, लोटस प्लेटफॉर्म को किसने चुराया
आया था, क्या उसके बारे में कुछ पता चल पाया है? और इस काम के साथ साथ मैंने तुम्हें एक और काम भी सौंपा था, उस घटिया पंछी का क्या हुआ? जिसपे टाइगर लॉर्ड वहाँ पे घबरा कर एम्परर चीजू को जवाब देते हुए कहता है कि लोटस प्लेटफॉर्म को चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि एम्परर डोंगजी का बेटा लिन फेंग है, और आप जिस घटिया पंछी के बारे में बात कर रहे हो वो उसी का स्पिरिचुअल पेट है, और जिस एंशिएंट गार्डियन ने वहाँ पे आकर आपके ऊपर हमला किया था वो जुआन युआन यूनिवर्स के एंशिएंट गार्डियन गॉड क्लैन की डिसेंडेंट है, और मुझे तो लगता है कि उसका भी एम्परर डोंगजी के साथ कोई बहुत गहरा रिश्ता है। वहीं जैसे एम्परर चीजू गार्डियन क्लैन का नाम सुनता है तो अचानक से वो वहाँ पे कीवल स्माइल करते हुए कहता है, गार्डियन क्लैन, मुझे लगता है अब आगे चीजें और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। लेकिन अभी वो वहाँ पे ये सब कह ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि अचानक से उसे वहाँ पे अपने कानों में एक आवाज सुनाई देती है, जो कि किसी और की नहीं बल्कि लेडी एम्परर की थी, जो कि एक वर्ड गेट पोर्टल से वहाँ पे आते हुए कहती है, क्यों तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? कहीं तुम अकेले उन लोगों से बदला लेने का तो नहीं सोच रहे? जुआन युआन यूनिवर्स हमारी सोच से भी ज्यादा बड़ा है और उसमें ऐसे ऐसे पावरफुल कल्टीवेटर्स मौजूद है जिनका मुकाबला करने के बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते। एम्परर डोंगजी को ही ले लो, इसलिए अगर तुम वहाँ पे जाकर कुछ ऊटपटांग करने की कोशिश करते हो तो तुम अकेले वहाँ पे सब कुछ नहीं संभाल पाओगे। उस लेडी एम्परर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एम्परर चीजू वहाँ पे गुस्सा होते हुए कहता है, अगर मैंने अपनी बेइज्जती का बदला ना लिया तो मैं कभी भी चैन से नहीं बैठ पाऊंगा, और आपको तो पता ही होगा अगर इस बार भी मैंने उसे जाने दिया तो बाकी सभी लोग मेरा मजाक उड़ाते हुए हमेशा मुझे अंडर एस्टिमेट करेंगे, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान तक कोई क्यों ना दांव पर लगाना पड़े। एम्परर चीजू की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो लेडी एम्परर वहाँ पे कोल्ड टोन में उससे कहती है, ओके ओके ठीक है, पर एक बात का खास ध्यान रखना, तुम्हें बहुत ही सावधानी के साथ आगे बढ़ना होगा, कहीं ऐसा न होना कि तुम वहाँ पे गुस्से में आकर कुछ गलत कर बैठो और तुम्हारी उस गलती के चलते एक बार फिर से एंशिएंट वार छिड़ जाए। अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से खत्म कर दूंगी। लेडी एम्परर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि एम्परर चीजू वहाँ पे उसके सामने झुकते हुए कहता है, ओके एम्परर, मैं समझ गया, आपका ग्रैंडसन आपकी इस बात को हमेशा याद रखेगा। तो अब जाके हमें पता चला कि एम्परर चीजू लेडी एम्परर का ग्रैंडसन है। तभी एम्परर चीजू वहाँ पे लिन फेंग को याद करते हुए कहता है, लिन फेंग तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ तुमसे अपना बदला लेने के लिए, बस थोड़ा सा और इंतजार करो, तब मैं तुम्हें पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। खैर उसके बाद सीन चेंज होकर हम लोगों को जुआन युआन यूनिवर्स के सेंटर पॉइंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे अचानक से ही मिस यूजिंग मिस क्यानिंग को लेकर टेलीपोर्ट होते हुए पहुंच जाती है, जहाँ पे आते साथ ही मिस क्यानिंग उदास होकर मिस यूजिंग को जवाब देते हुए कहती है, मैं लूटियन स्टार डोमेन से बिलोंग करती हूँ, जहाँ पे हमारा मून क्लैन एग्जिस्ट करता था, जिसपे मिस यूजिंग भी वहाँ पे थोड़ा चौंकते हुए कहती है, ओह तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पिता या फिर तुम्हारे ग्रैंडफादर दोनों में से कोई एक एंशिएंट एम्परर पैलेस का मेंबर भी रहा होगा, और नेदरवर्ल्ड के अंदर जो मून क्लैन है वो तुम लोगों के एम्परर पैलेस की एक ब्रांच होगी। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? मिस यूजिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मिस क्यानिंग वहाँ पे उदास होते हुए हमें अपना सर हिला देती है और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए मिस यूजिंग को बताती है, चू लियूटियन नाम का एक गद्दार हमारे एंशिएंट गोट्रेयर को चुराना चाहता था, जिसे चुराने के लिए उसने काफी सारे खतरनाक कल्टीवेटर्स को हमारे क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए भेजा, जिसके चलते हमारे क्लैन में एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक जंग छिड़ गई थी। और क्योंकि ये सब अचानक हुआ था तो हमारे लोग उसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, और इसी खतरनाक बैटल के दौरान मेरे पिता को जान से मार दिया गया और मेरे ग्रैंडफादर को कैद कर लिया गया। उसके बाद हमें वहाँ पे उसी दिन का सीन दिखाया जाता है जब चू लियूटियन ने मून क्लैन के ऊपर हमला करते हुए प्रिंसेस क्यानिंग के फादर को जान से मार दिया था, और एक कल्टीवेटर प्रिंसेस क्यानिंग को लेकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन प्रिंसेस क्यानिंग वहाँ पे अपने पिता को अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। पर फिर भी हम देखते हैं कि वो कल्टीवेटर किसी तरह से उसे लेकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी एक शॉट आकर उसकी बॉडी के आर पार हो जाती है, जिसके साथ ही उस कल्टीवेटर का खेल भी वहीं पे खत्म हो जाता है। और इस तरह उन लोगों ने मिलकर वहाँ पे मून पैलेस क्लैन के एक ही कल्टीवेटर को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ 2 लोग जिंदा बचे, एक प्रिंसेस क्यानिंग और दूसरा उसका ग्रैंडफादर, जिन्हें चू लियूटियन ने बंदी बना लिया था। लेकिन प्रिंसेस क्यानिंग वहाँ पे किसी तरह से बच गई थी, और उस दिन से लेकर अब तक प्रिंसेस क्यानिंग अपना बदला लेने की तलाश में ही फिर रही है। और इसी दौरान हम देखते हैं कि मिस क्यानिंग मिस यूजिंग को लेकर अपने क्लैन में ही आ जाती है, जिस जगह को देखकर मिस यूजिंग वहाँ पे उससे कहती है, तो तुम रीइंकार्नेशन डिस्क का इस्तेमाल करके इस जगह को एक स्मॉल वर्ल्ड में ट्रांसफॉर्म करना चाहती हो। मैं बस एक बात अभ्यास के अंदर जाकर अपने ग्रैंडफादर से मिलना चाहती हूँ, हो सकता है उनके पास कोई रास्ता हो हमारे क्लैन को दोबारा से रिवाइव करने का। और ये कहकर मिस क्यानिंग अचानक से वहाँ पे गुस्सा होकर चू लियूटियन और ज़ुडाई को याद करते हुए कहती है, इसी जन्म में मैं तुम लोगों से अपना बदला लेके रहूंगी, हमारे खून का बदला तुम लोगों को भी अपने खून से ही चुकाना होगा। तुम दोनों ने मिलकर हमारे प्यारों को मौत के घाट उतारा था ना, मैं तुम लोगों से प्यार करने वाले एक एक पर्सन को मौत के घाट उतार दूंगी, ये मेरा तुमसे वादा है। और इसी कमाल के सीन के साथ ही हमारा ये अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करते, और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।